नमस्कार, मैं हूँ नीरीश त्यागी और आप हैं हरकारा लीग टाइप पर। और हमारे खास मेहमान हैं चौरंदर साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी को बार-बार निशाना बनाने की, जबकि हम देख रहे हैं कि सारे देश के जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी को लेकर हो, चाहे वो वोट चोरी को लेकर हो, चाहे इस समय सीबीएसई को लेकर हो। अ, लगातार हम देख सकते हैं कि वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं, जो काम शायद दूसरे लोगों को करना था, मीडिया को करना था या बाकी लोगों को करना था, वो मुद्दे वो उठाते हैं और उनकी बार-बार इसको मुद्दा बनाया जाता है कि वो उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल किए जाते हैं कि वो इस समय कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अ, तो ये हमले उन पर लगातार चलते रहते हैं और लगातार कटाक्ष चल रहे होते हैं। हाल में ही राम गुहा का पीस पे एक और लेख आया जिसमें उन्होंने गांधी परिवार को खास तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर रखा। अ, ये बात लोग राहुल गांधी को निशाने पे लगाते हैं, ये नहीं बताते कि भई इस देश में कौन है जो इस तरह की आवाज़ें उठा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है और मोदी सरकार पर सवाल करते हैं। तो श्रवण जी ये क्या है मामला कि जो आदमी सरकार में है उससे सवाल नहीं किए जा रहे हैं, उसको निशाने पे नहीं लिया जाता है और जो आदमी विपक्ष में है, जो सवाल उठा रहा है उसको निशाने पर लिया जाता है। देखिए, हम अपनी बातचीत को अ, इस तरह शुरू करते हैं कि राहुल गांधी पर हमले और बढ़ेंगे, जी, काफ़ी बढ़ेंगे, बढ़ना भी मतलब जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये इस बात की आशंका व्यक्त की जा सकती है कि उन पर हमले बढ़ेंगे। ये पहला आर्टिकल जो पहला तो नहीं है, मैंने कहीं कहा है कि गुहा तो पिछले कई सालों से लिख रहे हैं उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। मतलब जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 2014 से, तब से लिख रहे हैं, है ना। इनकी तारीफ में, आम आदमी पार्टी की तारीफ में लिख रहे हैं और राहुल के खिलाफ लिख रहे हैं। हम र- हम गुहा के आर्टिकल पर अभी बहुत बहस चल रही है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि काफी लोगों तक पहुंच गया है कि गुहा है कोई, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा राहुल गांधी को लेकर उनके खिलाफ। हम ये मान रहे हैं कि ये आर्टिकल लिख के एक कंकड़ फेंका गया है लहरें गिनने के लिए कि उसकी क्या रिएक्शन होती है, और जबरदस्त रिएक्शन हुई है, उनके गोवा के खिलाफ हुई। हम इसमें जो ढूंढना चाहते हैं वो कई चीजें ढूंढना चाहते हैं, जो आपने जैसे भूमिका में कहा कि इसके पीछे इरादा क्या हो सकता है, और कौन लोग हो सकते हैं, और क्या कारण हो सकता है। हम अपनी मूल बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं 4-5 चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो इस समय डिबेट चल रही है देश भर में, सीबीएसई को लेकर, नीट को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, करप्शन को लेकर, कम्युनलिज़्म को लेकर, इकोनॉमिक कोलैप्स को लेकर, रुपए को लेकर, सोने की जो आरबीआई ने सोना बेचा है कथित तौर पर, उसको लेकर उस बहस का मुंह मोड़ दिया जाए। एक ये थॉट है कि उस डिबेट से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए, एक ये इरादा हो सकता है, लोग जो चर्चा में हो। दूसरा ये कि पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है देश का, और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो जो आर्थिक ताकतें हैं देश की, निजी क्षेत्र में पूंजीपति वो ले रहे हैं।
पॉलिटिकल सिस्टम ने हाथ टेक दी, सरेंडर कर दिया। तो ये गोवा का आर्टिकल उसका भी परिणाम हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी और जो पूंजीपति हैं उनके बेसिक थॉट में फर्क है। राहुल गांधी फ्री मार्केट इकोनॉमी का विरोध करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का विरोध करते हैं, अदानी अंबानी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक जो ताकतें हैं जो कैप्चर कर लिया है उन्होंने पूरे सिस्टम को, उनके द्वारा प्रायोजित चल रहा। तीसरा ये कि अमेरिका ने लगभग कब्जा कर लिया है हमारे इकोनॉमिक आर्थिक हितों पर। ताज़ा धमकी जो 12%, 12.5% एडिशनल टैक्स लेवी की, अमेरिका वो कॉन्टम्पलेट कर रहा है, वो है जिसकी धमकी दी है। हो सकता एक तरफ तो ट्रेड टॉक्स चल रही है, दूसरी तरफ ये आया ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक चीज जो आपको सोचना चाहिए, ये हमको भी सोचना चाहिए, कि क्या मोदी इज बीइंग लेट डाउन बाय द वेरी सिस्टम ही हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड। जी। कैसे? कि भाई ये नीट का घपला क्यों हो गया? प्रधानमंत्री कैसे चाहेगा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नाराज कर? कोई नहीं चाहता। 40 लाख 50 लाख युवा बेरोजगार। तब नीट, सीबीएसई और अब सीयूईटी में भी ये हो गया है, तो तीनों को मिला लें और बाकी चल ही रहा है जो चल रहा है नौजवानों के साथ। जी। और यूपी के जो लोकल एग्जाम्स हैं स्टेट के, वो और मिला लें। और कुछ बच्चे कॉमन होंगे हर एग्जाम में, ये भी बात मान लें, क्योंकि तो एक बड़ी संख्या है। तो क्या कोई समझदार हुकूमत अपने ही ये नौजवानों को जानबूझ करके नाराज करेगी क्या? तो क्या इसमें यह है कि मोदी को उसके ही सिस्टम द्वारा शर्मिंदा किया जा रहा है, गिराया जा रहा है? कि एक 15 साल के बच्चे का प्रेजेंटेशन होता है और उसके बाद सीबीएसई चेयरमैन और उसको हटा दिया गया, और हटाने के बाद जब आप जश्न मना रहे होते हैं तो वो कोई उसी अफसर को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्टिंग की भी खबर आ जाती है। दूसरा ये कि ये मुद्दा ऐसे समय उठ रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरह बदल रहे हैं। जी। और वो जो डिमांड है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये नहीं हो सकता, योग्य नहीं है, सीवी नहीं है, ग्रेविटास नहीं है, गंभीरता नहीं है, G21, ये G21 एक जो पहले G21 को बहुत दिक्कत थी कांग्रेस के नेतृत्व से। G21 अब कहाँ है, हाँ, तो दिखते नहीं वो पड़ता। अपन आते हैं उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, उस पर G23 ग्रुप ऑफ 23 उस पर भी आ रहे हैं। हम अभी इन चीजों को डिकोड कर रहे हैं जो, और ये वो चीजें हैं जो उनके खिलाफ, गोवा के आर्टिकल के खिलाफ रिजॉइंडर्स में प्रकट हो रही, अलग अलग तरीके से। तो जैसा मैंने कहा कि एक कंकड़ फेंका कि यार देखें क्या प्रतिक्रिया होती है। राहुल के पक्ष में होती है कि लोग कहें वाह यही होना चाहिए, वो नहीं हुई। अब हमको ये इंतजार कर सकते हैं कि अ, उनके खिलाफ
फिर से वैसी मुहिम चले जैसी G23 के जरिए हुई थी, ग्रुप ऑफ 23, और उसमें कई लोग शामिल थे जो बाद में चले भी गए, गुलाम नबी आज़ाद टाइप लोग थे और भी लोग। च कपिल सिब्बल के घर पे होती थी ये, और कपिल सिब्बल और राहुल की अब काफ़ी दोस्ती हो गई है, और कपिल सिब्बल उनके बड़े प्रशंसक हो गए हैं। वो जो जी ग्रुप ऑफ 23 था, उनका आरोप वही था जो गुहाक ने आरोप लगाया है। अगर आप उस समय के को पढ़ें, क्योंकि मैं तो लिखता रहा हूँ उस पर, योग्यता की कमी है, घर में बैठ के घर से बंद कमरे से पार्टी चलाते हैं, सड़कों की राजनीति नहीं करते हैं, परिवार का कब्जा है, एक परिवार का है, वगैरह, ये आरोप थे, विदेश चले जाते हैं वगैरह। ग्रुप ऑफ 23 की मांग ही यही थी कि कांग्रेस के फैसले लेने का जो अधिकार है वो ट्रांसफर हो जाए किसी और के हाथ। गुहा के आर्टिकल की ध्वनि भी यही है कि आप फैसले मत लीजिए, आप ट्रांसफर कर दीजिए, आपका परिवार भी नहीं ले। इसका मतलब ये कि वो लोग जो चाहते हैं वो हो जाए। आप अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ हैं, मिक्स इकोनॉमी नेहरू के ज़माने से 5 ईयर प्लान का जो था, या आप रूस से भी उतनी ही दोस्ती रखते थे जितनी अमेरिका, दुनिया के सभी देशों से, नहीं वो आपको चलने नहीं दें। तो कांग्रेस के मतलब कांग्रेस जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि कांग्रेस का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है। और कांग्रेस में जो हिंदूवादी तत्व हैं या प्रो एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स हैं, कैपिटलिस्ट के वो साथ सब मार्जिनलाइज हो रहे हैं। आप अगर देखें, केरल में फैसला जैसे सत्यसन को ले लिया, तमिलनाडु का फैसला जैसे डीएमके से हट गए तो विजय के साथ चले गए। कर्नाटक में आज डी के शिव कुमार की शपथ करवा दी, राहुल खुद पहुंच गए वहां, और हवाई अड्डे पर सीधा रमैया भी थे उन पे। कई राज्यों के पीसीसी चीफ बदल रहे हैं। एक नई कांग्रेस का जन्म एग्जिस्टिंग कांग्रेस के अंदर कर रहे हैं, सब डरे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर के लोग भी डरे हुए हैं, बीजेपी भी डरी हुई है, और जो पूंजीपति हैं वो भी डरे हुए हैं, और गोहा टाइप जो एकेडमिक में लोग हैं वो भी डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है। मतलब उन सब लोगों को डरा रहा है जो वेस्टेड इंटरेस्ट के तौर पर कांग्रेस को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। आप अगर देखें निधि जी कि मोदी जी ने क्या किया, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर। उन्होंने जो ट्रेडिशनल बीजेपी थी उसके अंदर ही अपनी बीजेपी तैयार कर दी, नहीं चुपचाप से पुराने सारे लोगों की छुट्टी कर दी, कुछ को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, कुछ को दरी बिछाने के काम में लगा दिया, एक एक करके, और जो बचे उनको भी कहा भैया आपको कुछ नहीं देना मंत्रिमंडल में ना कुछ। रविशंकर प्रसाद जैसे लोग हैं, शहाबुद्दीन जैसे कई लोग, जावड़ेकर को निकाल दिया था उनकी में, बहुत सारे लाइन है। कौन लोग
स्थापित हो रहे हैं जो दूसरे दलों से आए हैं, कांग्रेस से, टीएमसी से, आरजेडी से और जनों से। शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता हो, सम्राट चौधरी हो, एकनाथ शिंदे हो, बहुत सारे नाम। तो राहुल गांधी की एक पावरफुल प्रेजेंस उस इकॉनमी के लिए खतरा है जो मोदी जी के शासन में इतनी मजबूत हो गई है कि उसने पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया, पूरे सिस्टम पर कब्जा कर। आजादी के बाद पहली बार हुआ है। 1991 में भी गोल्ड को प्लेज किया गया था, बाद में मनमोहन सिंह ने छुड़वा लिया था, जो चंद्रशेखर के जमाने में हुआ। आरबीआई खंडन कर रहा है इस चीज का, पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो वाइडली कोट की जा रही है कि 83,000 किलो, 83,000 किलो गोल्ड, 1.14 लाख करोड़ रुपए या $7 अरब का सोना बेचा। क्यों बेचा गया? रुपी डॉलर की पेरिटी को बनाए रखने के लिए, कि डॉलर रुपए के मुकाबले और मजबूत नहीं हो गया, रुपया और नहीं गिर गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो तेजी से घट रहे हैं वो बने रहे। इसलिए क्यों? आप अगर शेयर मार्केट आज का देखें तो सुबह तो जब होश भागता हो गए थे, जब मैंने 10 बजे देखा, शायद 1,000 पॉइंट, 1,100 पॉइंट डाउन हो रहा था, संभाला गया होगा। बंद हुआ 304 पॉइंट डाउन। वैसे निफ्टी भी हुआ डाउन। हम जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी पर हमले की, इसमें जो बताना चाहते हैं कि हम इसको ये भी मान सकते हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है मोदी नहीं करवा रहे। हम थोड़ा सा इसको निकाल दें वहां से कि बीजेपी इसके पीछे हो सकती, हालांकि वो मोदी के प्रशंसक रहे हैं, दूसरी तरीके से, नॉट इस तरीके से। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय इकोनॉमिक फोर्सेस, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूंजीपति, औद्योगिक घराने, ये हो सकते हैं। और ये ताकतें जो हैं आर्थिक रूप से कमजोर हो रही मुल्क के हालात या मुल्क की स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। जी। आप अगर जैसे बीमार हों तो आपको दवा के नाम पर आपके घर को खरीद लिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप ठीक होने तक घर में बने थे। ये जो होता है, तो इसका एक जो समझ में आता है कारण, वो हमको ये भी समझ में आता है कि देश की राजनीतिक सत्ता को बड़ी आर्थिक ताकतें डिक्टेट कर रही है। तो आप कहेंगे कैसे? जी। आप मुझे ये बताइए, आपके दर्शक बता सकते हैं कि इस समय इतना आर्थिक संकट चल रहा है देश में, जैसा मैंने गिनाया, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, सोना बेचा जा रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, क्या है यहाँ से? फ्यूल प्राइस हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है, बाहर लग रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बाहर के, वो आपका पैसा निकाल रहे हैं। ऐसी हालत में एक बड़ा उद्योगपति देश का, अनिल अग्रवाल, और जो एल्यूमिनियम और जिंक, मतलब माइनिंग के क्षेत्र में और मेटल के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा समूह है, ग्लोबल पावर है वो। ग्लोबल पावर है, उसके यहाँ ईडी की रेड होती है, उसके सारे ऑफिसेस कि मतलब जब आपके घर में शादी हो रही हो या आप क्या मातम हो, तभी कर्जदार भी पहुंच जाएं वसूली के लिए, कुर्की के लिए। जेपी एसोसिएट्स एक दिवालिया हो चुकी कंपनी के की प्रॉपर्टीज या संपत्तियों के एक्विजिशन का मामला था। तो उसकी नीलामी में वेदांता ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जी। और वो बोली अडानी ग्रुप के मुकाबले लगभग 2000 करोड़ ज्यादा थी। 2000 करोड़। जी। मान लो अदानी की 12,000 करोड़ है तो उनकी 14-15 हजार करोड़ थी वो, ऐसा कैसे? जो लेनदार थे मतलब जिनको वसूली करना थी जेपीएससी सेठ से, उनकी जो कमेटी थी, उसने क्या किया कि बोली ज्यादा होते हुए भी अदानी की बोली को स्वीकार कर ली, और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की इलाहाबाद बेंच ने इसको मंजूरी भी दे दी। इसको वेदांता ने चैलेंज किया अनिल अग्रवाल कोर्ट में, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में चैलेंज, इंसिलेट। इंसिलेट जी। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। सुप्रीम कोर्ट ने डील पर रोक से इनकार कर दिया, और एनसीएलएटी ने वेदांता की अपीलों को खारिज कर दिया। अब आप सोचिए कि ये जो रेड है, जिसके बारे में आरोप लग रहा है कि ये पॉलिटिकल नहीं है, मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते ऐसे टाइम पर जब आप क्योंकि अनिल अग्रवाल तो थाली बजा रहे थे इस समय, उन्होंने कोविड के समय सबसे जो मोदी तेजी पे वीडियो था अनिल अग्रवाल का। मोदी जी ये कर सकते हैं या अमित शाह ये कर सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी के घर पे छापा हो जाए ईडी पर अनिल अग्रवाल क्या नहीं करेंगे? तो इसका मतलब है कि कुछ बाहरी ताकतों का कब्जा पॉलिटिकल सिस्टम पर हो गया, जो डिक्टेट कर रहे हैं कि ये करना है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी एक बड़ी थ्रेट है इस सिस्टम के लिए, जी। और ये जैसा मैंने कहा कि डिक्टेट कर रही हैं, और जब पॉलिटिकली कमजोर हो गए आप, तो आपको वो दबाना चाहती है सिस्टम। हमने बात की कि एफडीआई नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, किस तरह की हालत है। अब इसमें एक पॉइंट और है जो कंक्लूड करेंगे उस बातचीत को, कि एक समझने की बात है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही है, 6 जून को उसका संस्थापक आ रहा है, उसके प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, सोनम वांगचुक आ रहे हैं उसमें जी। प्रोटेस्ट में, सौरव दास जो हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो उसके चीफ प्रवक्ता बन गए। आप ये बताइए कि अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर है, मांग को लेकर, अगर जैसा कह रहे हैं कि वो मांग करेंगे प्रधान
को हटाया। तो अगर आपने सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया और उनको बाकी सेक्रेटरी या एसईओ को हटा दिया, तो इनको भी हटा दीजिए। तो डिफ्यूज कर दीजिए ना अपनी 6 जून के प्रोटेस्ट। क्यों नहीं कर रहे हैं? और तो हमारे मन में शंका हो रही है ना कि भाई आप चाहें तो वो उसको कहते हैं मान लिया हमने तुम्हारी मान, अब मत आओ, अमेरिका ही बैठो। तो क्या तो क्या ये जो हो रहा है इसके पीछे भी कोई ताकतें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को ब्लैकमेल कर रही हैं या डिस्टेबलाइज कर रही हैं या कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इरादे हैं? जी। और हमको ये है कि इतना सब चल रहा है कि दिल्ली में 6 तारीख को घमासान मचने वाला है। तो आप आप अगर निधि जी याद करें कि जब वो किसान आने वाले थे पंजाब हरियाणा से, तो दिल्ली में क्या हुआ था? कैसी किलेबंदी हुई थी? कैसी कीलें ठोकी गई थी? आपको लग रहा, आप दिल्ली में रहते हैं, मैं तो रहता नहीं हूँ, कि इसके लिए कोई तैयारी चल रही है क्या? अभी तक तो सब सामान्य है, बिल्कुल। सामान्य है, इसका मतलब है कि सत्ता जो है चुपचाप है, बैठी हुई है, कि जो हो रहा है वो होने दो। क्यों होने दो, ये हम पूछना चाहते हैं। या कौन चाहता है कि ये होने दो? आप पूछेंगे कि नहीं सवाल? और रामचंद्र गुहा ने अपने आलेख में, आर्टिकल में, राहुल पर हमले तो किए, पर कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ भी की। तो हम जिस बात को आ, आप एक और चीज देखिए कि जिस समय ये सब चल रहा है, उसी समय टीएमसी को भी कमजोर कर दिया गया। मतलब 80 में से 50 लोग शायद छिटक गए। यानी मोदी जी की सरकार से लोहा लेने के लिए ममता की सारी तैयारियां डिक्टेट करने की ट्रम्प्स इंडिया ब्लॉक को सारी खत्म कर दी। मतलब राहुल पर भी हमला और ममता पर। फिर आप इंडिया ब्लॉक को भी डिसइंटीग्रेट कर दी। अब इसमें जो देखने की बात है वो ये कि अ, इंडिया ब्लॉक की बैठक 8 जून को जो हो रही है, जैसी कि हमने कल परसों बात की थी, उसमें विपक्षी दलों की भूमिका या रुख क्या रहता है? क्योंकि मैं जो जिस आखिरी पॉइंट पर आना चाहता हूँ वो ये हो सकता है कि गुहा के आर्टिकल का या उनके जैसे किसी और लोगों के आर्टिकल का के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है, शायद ये कन्वे करना हो सकता है कि राहुल गांधी एक ऐसी ताकत से टकरा रहे हैं जिसके पास अपार शक्ति है। 10,000 करोड़ का खजाना है पार्टी के पास। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतने पूंजीपति हैं, इतना मसल पावर है, जो चुनाव को जीतती नहीं है, खरीदती। तो देखिए, ये भी हो सकता है कि आपको हम इतना डरा दें। दूसरा ये अ, कि ऐसे समय जबकि सरकार इतने सारे संकटों से घिरी हो, सोना बेचा जा रहा हो, तो डिबेट का डिस्कोर्स बदल दें। जो हम आखिरी पॉइंट एक छोड़ना चाहते हैं आपके दर्शकों के लिए
कि राहुल गांधी कहें कि यार मैं रामचंद्र गुहा के आर्टिकल से सहमत हूँ और मैं तो जा रहा हूँ देश छोड़ के। तो आप कल्पना कीजिए कि देश का क्या होगा। जी। विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ेगा? देश की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या कांग्रेस जनता पार्टी लड़ेगी? ये सवाल नागरिकों को सोचना है कि क्या राहुल गांधी के अलावा कोई है क्या? जिसको अगर अंग्रेजी में नहीं कहते है हैं कि तो होल्डिंग द बुल हॉर्न्स जो होता है, तो उसके कुछ राहुल के अलावा नहीं है, खड़ा। उनके अलावा और कोई नहीं है, तो राहुल गांधी पर हमला क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि राहुल गांधी की परिदृश्य से अनुपस्थिति ही देश में तानाशाही की स्थापना की प्रतीक्षा करनी है? आखिरी अड़चन की तरह जैसे वो तय हों, और मेरे ख्याल से सबके लिए कि तो चाहे इसलिए मैं हालांकि मैंने राहुल गुहा जी पर बात नहीं की, करना भी नहीं चाहता था, मैंने कल ही एक जगह की थी। जी, मैं उस चीज को अलग नजरिए से आपके दर्शकों के लिए, हरकारा के दर्शकों के लिए विचार के लिए छोड़ना चाहता था कि राहुल गांधी पर हमले बढ़ेंगे। जिस कांग्रेस को, नई कांग्रेस को बना रहे हैं, उसकी भ्रूण हत्या करना चाहेंगे और उसमें प्रतीक्षा करेंगे कि कांग्रेस के लोग ही आहुति कैसे देते हैं या इंडिया ब्लॉक के विपक्षी दल कितनी आहुति देने को तैयार हैं। यह देश के नागरिक इस प्रयास का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। तो हम आज की बातचीत को इसी नोट पर खत्म कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। दर्शकों आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ज़ाहिर तौर पे ये बड़े सवाल हैं और जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखते-देखते जिस व्यक्ति को सब लोग पप्पू कह रहे थे, अब आप देख सकते हैं कि वो सब लोग इतना निशाना क्यों लगा रहे थे, तो उनके लिए उतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है राम का। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, पवन जी आपका और दर्शकों आपका भी। अपना ख्याल रखिए और हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।